हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर 3 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन इंडिया इन विच एग्रीकल्चरल सीजन इज मोस्ट ऑफ द लैंड फार्म्ड, यानी कि इंडिया में इनमें से कौन से एग्रीकल्चरल सीजन में सबसे ज़्यादा फार्मिंग करी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ सीजन, सेकेंड है रेबी सीजन, थर्ड है ज़ैद सीजन एंड फोर्थ है ऑल सीजन्स। तो इंडिया में मैक्सिमम कल्टीवेशन जो है ना वो खरीफ सीज़न में होता है, क्योंकि इस सीज़न में आपको पता है कि मानसून स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरीफ। नेक्स्ट है द खरीफ सीज़न बिगिनस। अभी जस्ट हम लोग इसका आंसर देख ही लिए, तो डायरेक्टली चलते हैं आंसर पे कि खरीफ सीज़न कब बिगिन होता है। ऑब्वियसली विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब यहाँ पे दिया था व्हेन द मानसून रीट्रीट्स। रीट्रीट्स का मतलब जब मानसून रिटर्न आता है ना वापस से, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये उसकी बात हो रही है, तो उस समय नहीं। खरीफ सीज़न कब आता है? जब मानसून स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा दिया आफ्टर मकर संक्रांति, तो इस टाइम पे भी नहीं। एंड नन ऑफ दी अबव, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट अफेक्ट डज प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव ऑन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते रहेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उससे सॉइल के फर्टिलिटी पे क्या सारे अफेक्ट्स पड़ेंगे। तो सॉइल का फर्टिलिटी ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ से डिक्रीज़ हो जाता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डिक्रीज़। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप हैज़ इंक्रीज द मोस्ट ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। पिछले 60 ईयर्स में कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी वीट। नेक्स्ट है इन इंडिया पैडी कैन बी कल्टीवेटेड। अब कौन से सीज़न में यहाँ पे पूछ रहा है कि पैडी का कल्टीवेशन हो सकता है इंडिया में। तो ऑप्शन है आपके पास खरीफ, रेबी, ज़ैद या फिर ऑल ऑफ द सीजन्स। अब पैडी का कल्टीवेशन पहले जो है वो खरीफ सीज़न में होता था, लेकिन अब क्या है कि हम लोग के पास में वाटर जो है वो एनी सीज़न में अवेलेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन का बहुत अच्छा फैसिलिटी जो है वो अब डेवलप हो गया है। इसलिए अब पैडी के क्रॉप जो है वो ऑल सीजन्स में लगाए जा सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल सीज़न। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं लेसन एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो मैं लेसन फर्स्ट एक्सप्लेन की थी, लेकिन कोई खास एंगेजमेंट आप लोग का आता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर से डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो अगर आप लेसन का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर वाटर सप्लाई देंगे, ताकि वहाँ पे वाटर जब सही से पहुँचेगा तो कल्टीवेशन जो है वो सही से होगा, यानी कि इरिगेशन मेथड जो है वह एफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का बैलेंस्ड यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न मशीनरी और टूल्स को जो भी फार्मिंग के लिए यूज़फुल है उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए। एंड उसके अलावा रेगुलर सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए, और उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स को ऐड करते रहना चाहिए, ताकि सॉइल का हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। इसके बाद क्वेश्चन है सेकंड, इज़ द फार्मर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि क्या आज के फार्मर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। तो आंसर है येस, फार्मर्स आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिस इज़ ड्यू टू द नीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी, और ये सारी ही चीज़ें जो रिक्वायर्ड है ये सब कहाँ से आती हैं? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर से। एडिशनली इंडस्ट्रीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इरिगेशन इक्विपमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सारा कुछ भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आ रहा है। साथ ही में जो प्रोसेसिंग होता है क्रॉप्स का और मार्केटिंग होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, वो सारा कुछ भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ही होता है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंक बनता जा रहा है। ये मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ आप लोग को आंसर्स का, ताकि आप जब उसको नोट कर रहे हो तो साथ में जब समझ भी जाओगे तो ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इम्पैक्ट डज द सब्सिडीज गिवन टू डेवलप्ड कंट्रीज टू देयर फार्मर्स हैव ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो फार्मर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती हैं, तो उस सब्सिडीज़ का इंडियन एग्रीकल्चर में और इंडिया के फार्मर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सब्सिडीज़ गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टू द फार्मर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट
इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब वो कैसे? तो दीज सब्सिडीज लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन एंड डंपिंग ऑफ चीप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या आ रहा है? तो बहुत सारा ही चीप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूसली डंप होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग को सब्सिडी मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग ओवर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ना। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो चीज़ें तो ऑब्वियसली थोड़ा चीप ही बिकेंगी, और जब वहाँ पे उन लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा है और उन लोग चीज़ों को चीपली सेल कर रहे हैं, वहीं पे इंडियन फार्मर्स का प्रोडक्शन जो है वो कम है एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्सपेंसिव सेल करेंगे, देन उस केस में उनका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा अगर एक्सपेंसिव दे रहे हैं तो। और अगर वो लोग उसको चीप कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं तो भी उनका ओवरऑल लॉस ही हो रहा है। तो इंडियन फार्मर्स को जो है सब्सिडीज़ मिला नहीं, और इसीलिए उन लोगों का यहाँ पे अनफेयर कॉम्पिटिशन चल रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके फार्मर्स के साथ में, और वो लोग अपना जो भी सारा प्रोड्यूस है उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। एज अ रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इनकम फॉर इंडियन फार्मर्स एंड चैलेंजेस इन सस्टेनिंग देयर लाइवलीहुड्स। तो उनका इनकम जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है एंड उसके वजह से उनके लाइवलीहुड में बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट नेगेटिव इम्पैक्ट डज द लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बोरवेल्स हैव ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि वो बोरवेल्स का जो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे। तो द लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बोरवेल्स नेगेटिवली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर बाय डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी। जब बोरवेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा ना तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिप्लीट होने लग रहा है, और उसके वजह से जो वाटर है उसमें स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है, मतलब कमी आ रहा है। और उसके बाद ओवर एक्सट्रैक्शन कैन कॉज वेल्स टू ड्राई अप रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। वेल जो है वो ड्राई हो जाएगा और इरीगेशन के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। दिस अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सॉइल सेलाइनिटी एंड अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड। और इसके वजह से सॉइल सेलाइनिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और क्रॉप का यील्ड जो है वो अफेक्ट होगा, एंड इन लॉन्ग रन इट थ्रेटन्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स। और अगर यही चीज़ बहुत दिन तक होता रहेगा ना तो एग्रीकल्चर जो है वो सही से नहीं हो पाएगा, एंड इसकी वजह से फार्मर का जो लाइफ है, फार्मर्स के फैमिलीज़ का एंड उनका जो पूरा लाइवलीहुड है वो पूरा यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछा है, यहाँ पे दो डेफिनेशन है, आप दो में से एक यूज़ कर सकते हो, चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो अगर आंसर को लेंदी करना है तो। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कंट्रीज इकोनॉमी इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अदर सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू एक्सटेंड एंड एक्सपैंड ट्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको दो में से एक जो बेटर लगे, या फिर अगर दोनों तो दोनों ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल योर लाइफ बी इम्पैक्टेड इफ़ देर इज़ नो एग्रीकल्चर, डिस्कस इन क्लास। यानी कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उसका आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विदाउट एग्रीकल्चर आवर लाइफ्स वुड बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड। यानी कि बिना एग्रीकल्चर के हमारी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फूड स्कार्सिटी यानी कि फूड का कमी देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बहुत ही मेजर इशू है, जिसके वजह से हंगर और मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनके लाइवलीहुड पे अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे ग्रेट आपको ये लॉस देखने को मिल सकता है लाइफ का। एज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिलाइज ऑन फार्मिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है ना इंडिया का वो फार्मिंग पे ही डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फाइबर्स ये सारे अनअवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डाइट एज वेल एज क्लोथिंग जो है वो अफेक्ट होगा। इकोनॉमी वुड सफ़र ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत ही ग्रेट अमाउंट में कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया के ओवरऑल जीडीपी पे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ अगर कोलैप्स हो जाएंगे तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होगा। जो प्राइस है रिमेनिंग फूड सप्लाईज़ का वो शार्पली राइज हो जाएगा, और ओवरऑल एग्रीकल्चर के एब्सेंस से सोशल स्टेबिलिटी जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और वाइड स्प्रेड हार्डशिप्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन ये वाला लेसन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो समझ में आए, एंड आपको ये आंसर जो है वो पसंद भी आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स अगेन।